प्रकाशिकी में क्लास तीसरा और टॉपिक है आज का क्या चीज? गोलीय दर्पण। कल की क्लास में हम सब पढ़ लिए थे समतल दर्पण। आज पढ़ना है हम लोग को क्या चीज? गोलीय दर्पण। खूब बढ़िया से गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। समतल दर्पण में होने वाली घटनाएं अच्छा से कल की क्लास में हो गया था। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कल बता दिए थे, आज आपको बताना है। एक समतल दर्पण है, ध्यान देंगे। एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण को किसी दीवार में एडजस्ट करा दिया गया। यह दीवार है और दीवार में यह दर्पण एडजस्ट करा दिया गया। इधर भी एक दीवार है, ठीक है। अब है क्या कि इस दीवार और इस दीवार में तो दर्पण लगा हुआ है। इसके बीच में एक व्यक्ति आ गया। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए यह एक व्यक्ति है। इस दीवार की ऊंचाई है 12 मीटर। दीवार की ऊंचाई है 12 मीटर। यह व्यक्ति इस दर्पण में इस पूरी दीवार को देखना चाहता है। इसके लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कल समतल दर्पण आपको पढ़ाए थे, बताए थे ना। तो चलिए सब लोग का आंसर हो गया गलत। यह आंसर हो जाएगा, दर्पण की लंबाई हो जाएगा 4 मीटर। दर्पण की लंबाई 4 मीटर। अब कॉन्सेप्ट को पुनः एक बार फिर से सुनिए। हम आपको कल बताए थे कि समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो उसके लिए दर्पण की लंबाई इस वस्तु या व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। आधा होना चाहिए था। लेकिन अभी कंसेप्ट ध्यान से सुनिए कि कोई समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है, जैसे कि दीवार है, और इस दीवार और इस दर्पण के बीच में यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और तब यह इस दीवार की पूरी लंबाई को देखना चाहेगा, तो इस स्थिति में दोनों दर्पण और इस वस्तु के बीच में यदि कोई दृष्टि है देखने वाला, तो इस स्थिति में दर्पण की जो लंबाई होगी इस दीवार की लंबाई का 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3 होगा। तब बताइए, दीवार की लंबाई है 12 मीटर और बीच में से खड़ा होकर के यह व्यक्ति इस दीवार की पूरी लंबाई देखना चाहता है, तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी? 12 का 1/3 कर देंगे हम लोग। कितना? 12 का 1/3, 3 से 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा 4 मीटर। कोई आदमी 4 मीटर मार के आते क्या परीक्षा में? 6 मीटर मार के आ जाते हैं। यदि यह नहीं है, यहाँ से देखना चाहता है तो आधा। यदि यही दीवारें है और दीवारे में सट के यहाँ पर व्यक्ति है और तब देख रहा है दीवारे के पास से, तो फिर हो जाएगा 1/2, आधा हो जाएगा। हाँ, तो अपन देखना है, हम अपना शरीर आईना में देखना चाहेंगे तो आईना से हम दूरी है, हमारे पीछे तो कोई दूरी पर नहीं ना स्थित है, हम अपना पोजीशन देखना चाहते हैं, आधा। हम यदि यहाँ है बोर्ड है, बोर्ड में सटे हुए हैं, जितना बोर्ड की लंबाई है उतना मेरा भी लंबाई, हम अपना पूरा शरीर देखें या बोर्ड को देखें, आधा। हम ये बोर्ड है, हम यहाँ आ गए, यहाँ से देखेंगे पूरा चीज को, बोर्ड को, तब बोर्ड की लंबाई पूरे बोर्ड को देखने के लिए दर्पण की लंबाई 1/3 होगा, 1/3। समझ में आ गया? तो एक कंसेप्ट यहाँ से अब क्लियर हो गया। अब तनका सानी एगो कंसेप्ट और है। कल हम बताए थे कि यदि कोई समतल दर्पण है, यदि कोई समतल दर्पण है और इसके आगे से सामने से कोई वस्तु या कोई व्यक्ति v वेग से चलता हुआ आता है, v मीटर प्रति सेकंड की वेग से दर्पण की ओर आता है, तो दर्पण में वही व्यक्ति कितना के वेग से चलेगा? दर्पण में भी चलेगा v मीटर प्रति सेकंड की वेग से। बहुत लोग या आप लोग कल जो क्लास किए थे, कल की क्लास में केवल थोड़ा सा जाने कि इधर से v वेग से चलता है तो दर्पण में यह 2v वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। वास्तव में चलता नहीं है 2v वेग से,
टू भी वेग से चलता हुआ प्रतीत होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलता है तो वह दर्पण में कितना के वेग से चलेगा? तो जल्दी से दुगना नहीं कर देना है, दर्पण में भी चलेगा 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। जब कहेगा कि दर्पण में वह कैसा कितना के वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा, तब प्रतीत होने के लिए हो जाएगा क्या? 20 मीटर। वो कैसे आया? तो 10 मीटर के वेग से इधर से चल रहा है और 10 मीटर के वेग से इधर से चल रहा है, इधर से भी दर्पण की ओर आ रहा है और प्रतिबिंब दर्पण में लगता है क्या? आगे से देखने के बाद, इधर से देखने के बाद कि प्रतिबिंब भी इधर से दर्पण के सतह पर जा रहा है। ये व्यक्ति दर्पण की सतह की ओर आ रहा है और दर्पण में लगता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे से दर्पण की सतह की ओर आ रहा है। तो इहो आ रहा है 10 मीटर की वेग से और यह भी चल रहा है 10 मीटर की वेग से। अब विपरीत दिशा में चाल जुटता है, मैथ में पढ़े हैं ट्रेन में ना, विपरीत दिशा में चाल जुटता है। यही कारण होता है कि ऐसा इधर से देखने पर ना प्रतीत होता है, इधर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इधर वाला ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। अभी कितना ज़्यादा स्पीड में? तो 10 इधर से है तो 10 इधर से है और दोनों जुट करके हो जाता है 10 और 10 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। तो ऐसा इधर वाला व्यक्ति को प्रतीत होता है। वास्तव में दर्पण में वह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नहीं चलती है। दर्पण में वह जो दर्पण के बाहर जितना वेग से चल रहा है उतना ही वेग से प्रतिबिंब भी चलता है। बाहर से ऐसा प्रतीत होता है, दिशा विपरीत हो जाती है इसके कारण कि ये दुगना स्पीड से चल रहा है, लेकिन वास्तव में वही स्पीड जो दर्पण की आगे है, प्रतिबिंब भी वही स्पीड से चलता है। क्लियर हो गया है ना? तो यह दोनों बातें क्वेश्चन पर अच्छा से ध्यान दे करके देखिए। क्वेश्चन लगभग विद्यार्थी लोग इतना ही बात पढ़े हुए रहते हैं कि समतल दर्पण के आगे भी वेग से कोई चलता है तो दर्पण में वह कितना के वेग से चलेगा? भी या टू भी, जानता है भी और टू भी, लेकिन चलता है या प्रतीत होता है, दोनों में अंतर हो गया। इसलिए प्रतीत होने वाला में हम लोग दुगना करेंगे और केवल दर्पण में कहेगा तो जितना से बाहर चल रहा है उतना ही से प्रतिबिंब भी चल रहा है। दो कंसेप्ट अब बढ़िया से क्लियर हो गया। आज की क्लास में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना था गोलीय दर्पण। कल की क्लास जो कर लिए थे समतल दर्पण में, इससे संबंधित एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया था, उसको देख लिए, क्लियर कर लिए। अब गोलीय दर्पण को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ना है हम लोग को क्या चीज? गोलीय दर्पण ना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोला है, ये गोला है, लेकिन कैसा गोला है? खोखला गोला। ऐसा ना कि इसके अंदर में मटेरियल भरा हुआ, जैसा ऐसा होता है सेब। सेब के अंदर में मटेरियल भरा होता है तो वो खोखला गोला नहीं हुआ। खोखला गोला हो गया, हम लोग बच्चा में प्लास्टिक के गेंद से खेलते थे तो उसको यदि फोड़ देते थे, फूट जाता था या बीच में से काट दिया जाए तो अंदर में खोखला हो जाता था। होता था कि नहीं? नारियल फोड़े है बीचे बीच खोखला होता है ना अंदर में, कि अंदर में पूरा भरा हुआ रहता है पूरा उसका नहीं ना। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। और इसका ये बाहरी सतह जो है ये सब, यह सब परावर्तक सतह है। ये जो इधर का ही सतह है यह परावर्तक सतह, ये ऊपर का सतह है यह परावर्तक सतह, ये नीचे का सतह है यह परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह तो जानते हैं ना, जिस सतह से प्रकाश आएगी और टकरा करके वापस हो जाएगी तो वह सतह क्या कहलाएगी? परावर्तक सतह कहलाएगी। अब सुनिए, ये खोखला गोला है, इसी को यदि काट करके दो भाग में हटा दिया जाए तो ऐसे ऐसे काट दिए यहाँ से ना, तो ये अलग अलग हट गया, खोखला हो गया। ये एक भाग अलग हो गया, ये एक भाग अलग हो गया। यदि यह खोखला न रहता ना तो इसको काट के अलग करते ना, जैसे मान लीजिए कि तरबूजा है, तरबूजा को हम सब बीचे बीच काटते हैं तो एक भाग ऐसे हो करके ये ऐसे हो जाता और दूसरा भाग इधर वाला ना ऐसे हो करके ऐसे रहता।
ये आधा टुकड़ा इधर है, आधा टुकड़ा इधर। तो दर्पण जो बना है यह इस तरह से नहीं बना, यह खोखला होता है ना, तो ये जब काट के अलग करते हैं तो यह दृश्य हम लोग के पास प्राप्त होता है, एक दृश्य यह और एक दृश्य यह। इसीलिए कहा जाता है कि यह गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह होता है वह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है कि इसे जब अलग अलग किया जाए तो इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। कोई दिक्कत? खोखले गोले का भाग होता है कि भरा हुआ गोले का? खोखले गोले का परावर्तक सतह ना। हम कहे थे आपको कि यह ऊपर वाला ये जो सतह है यह परावर्तक सतह, एहो परावर्तक सतह, इधर भी परावर्तक सतह बताए, इधर भी। तो आप कहिएगा कि एक चारों तरफ परावर्तक सतह, हाँ चारों तरफ परावर्तक सतह है। हम अभी इसको काट दिए ऊपर से नीचे की तरफ, हम ऐसे नहीं काट के, ये गोलीय दर्पण था इसे हम क्या करते यहाँ से काट देते, ऐसे काट दिए तो एक हिस्सा ऊपर से प्राप्त हो गया, एक हिस्सा नीचे का प्राप्त हो गया। ये परावर्तक सतह इधर वाला हो गया, ये नीचे से परावर्तक सतह। इसीलिए आपको बताया कि पूरा गोलीय दर्पण का ये जो सतह है बाहरी, यह सब सतह परावर्तक है। अब इसको जैसे काटेंगे वैसे हम लोग के पास प्राप्त होगा। जब गोलीय दर्पण आपको बताए थे तो उसमें कहे थे कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार की होती है। इसे काट करके दो भाग में बांट दिया जाता है। एक का नाम हो जाता है उत्तल दर्पण और दूसरा का नाम होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब पहचानना होगा आपको कि कौन अवतल है और कौन उत्तल है। अब इसकी पहचान देखिए, उत्तल की और अवतल की। सुनिए, किधरों से किधरों मुँहे कट्टल रहेगा, आपको एक गो पहचान याद रखना है। बहुत लड़का समझता है कि ई वाला होता है अवतल, एन्ने मुँहे घूमल वाला, आ एन्ने वाला होता है उत्तल। एकरो अवतल बनाया जा सकता है, एकरो अवतल बनाया जा सकता है, इसको भी उत्तल और इसको भी उत्तल। तो ए से नहीं समझेंगे कि एन्ने वाला रहेगा अवतल और उन्ने वाला रहेगा उत्तल, इससे नहीं समझेंगे। किधरों से हम तब एक एन्ने मुँहे करके बना देंगे, तब कहिएगा कि हम दुइये गो सीख ले, एन्ने वाला, वो सब नहीं। किधरों से कोनो दिशा में रहे, पहचान देखिए क्या होती है दर्पण की पहचान। तो अवतल दर्पण की जो पहचान होगी, सुनिए, अवतल दर्पण की जो पहचान होगी उसका बाहरी हिस्सा रंगा हुआ रहेगा। एक ही पहचान है, अवतल दर्पण की बाहरी हिस्सा रंगा हुआ रहेगा और उत्तल दर्पण की भीतरी हिस्सा रंगा हुआ रहेगा। बाहरी हिस्सा समझ रहे आपको, एक यह डायग्राम है और एक यह डायग्राम है। तो देखे से पता न चलता है कि एक बाहरी हिस्सा ई है और भीतरी हिस्सा ई है। ई वाला जो हिस्सा है ये क्या है? बाहरी हिस्सा। ई वाला हिस्सा हो गया इसकी भीतर वाला हिस्सा। यहाँ से देख रहा है, ई हो गया बाहरी हिस्सा और ई अंदर वाला हो गया, ई हो गया भीतर के हिस्सा। तो जिस दर्पण की बाहरी हिस्सा रंगा हुआ रहेगा उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। ये इधर मुझे घुमा हुआ है, ये उधर मुझे घुमा हुआ है, एकरे यदि हम बाहर से रंग दे तो फिर यह क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका बाहरी हिस्सा रंगा हुआ हो और अंदर वाला हिस्सा परावर्तक सतह हो, ये रंगा हुआ न हो। अब सुनिए, यदि इसके बाहर वाला हिस्सा को हम सब क्या किए? रंग दिए, तो कोई वस्तु दर्पण के कहेंगे कि सामने रखे, तब वस्तु को इन्ने रखेंगे कि इन्ने रखेंगे? इन्ने न रखेंगे। ये अवतल दर्पण हो गया। तो इसकी बाहरी हिस्सा को रंग दिए तो हम सब अपना चेहरा देखेंगे इन्ने से कि इन्ने से। आईना में अपना चेहरा देखते हैं ना, रंगल वाला कोरी देखते हैं कि बिना रंगल वाला के? तब बिना रंगल वाला कहलाता है परावर्तक सतह और रंगल वाला तो रंगा हुआ भाग कहलाता है। तो इधर रंगा गया तो हम लोग चेहरा देखेंगे इधर से। अच्छा, इधर रंगा गया तो चेहरा देखेंगे इधर से, देखेंगे ना। तो यहाँ पर परिभाषा अच्छा से लिखने के लिए किताबी भाषा थोड़ा सा लेंगे कि वह दर्पण जिसका देखिए, इसको हम लोग हाथ के एग्जाम्पल से ऐसे करके यदि देखते हैं, ऐसे करके, तो इधर वाला सतह परावर्तक हुआ और इधर वाला सतह रंगा हुआ। तो वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह रंगा हो
क्या बताए, वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह रंगा हो और जो परावर्तक सतह या धंसा हुआ हो, तो इसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। दिखाई दे रहा है, इधर से रंगा जाए तो ये उभरा हुआ और यह धंसा हुआ, तो इधर से रंग देंगे तब प्रतिबिंब इधर से न देखेंगे, वस्तु को देखने के लिए इधर की न जरूरी होगी, परावर्तक सतह ये न कहलाएगा। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और रंगा हुआ सतह उभरा हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। समझ में आ गया। अब दिशा किधरों मुँह घुमा के बनाए, इधर घुमैले रहे, इधर घुमैले रहे, नीचे घुमा के रखे, ऊपर घुमा कर, उससे मतलब नहीं है। हम लोग दर्पण की पहचान उसके पेंटिंग को देख के कर लेंगे कि उभरा हुआ बाहरी भाग रंगा है तो अवतल, और यदि भीतरी भाग रंग दिया जाए, यही चीज रंगा जाए भीतर वाला, तो चेहरा देखेंगे इधर से, तो जो रंगा हुआ भाग धंस जाए और देखने वाला सतह उभरा हुआ हो, तो इस स्थिति में हम लोग इसे उत्तल कहेंगे। देखने वाला सतह उभरा हुआ हो तो उत्तल, उभरा सतह से देखेंगे उत्तल। उत्तल में रंगा हुआ सतह होता है धंसा हुआ। किस दर्पण में धंसा हुआ सतह रंगा रहता है? उत्तल दर्पण में। किस सतह में उभरा हुआ भाग रंगा रहता है? सॉरी, किस दर्पण में उभरा हुआ भाग रंगा रहता है? अवतल दर्पण में। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, दर्पण की पहचान ओके हो गया। आप पहचान लेंगे कि कब उत्तल बन रहा है और कब अवतल बन रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब सुनिए, हम आपको यहाँ बहुत सारा दर्पण अभी बनाएंगे, आपको बताते चलना है कि अवतल बनाई, उत्तल बनाई, अवतल बनाई, उत्तल बना। ठीक, अब बताइए जल्दी से। हम एक दर्पण बना दिए, कौन सा दर्पण बना? उत्तल दर्पण। फिर से दर्पण बना दिए, कौन सा दर्पण? अब इधर से दर्पण बना दिए, कौन सा दर्पण है? अब इधर से दर्पण बना देंगे, कौन सा दर्पण हो गया? हाँ बउआ कह दिया अवतल दर्पण। देखिए क्या बोली हो? उत्तल दर्पण। चलिए ठीक है, हम 4 दर्पण बनाए, और सभी के अंदर वाला भाग रंगे ना, अंदर वाला भाग रंगा रहे उत्तल दर्पण, अब बाहर वाला भाग रंगा जाएगा, देखिए अवतल दर्पण। कैसा हूँ बना दे, बाहर वाला रंगेंगे अवतल दर्पण, अंदर वाला रंगा रहेगा उत्तल दर्पण, अब बाहर वाला रंगा रहेगा अवतल दर्पण। दर्पण की पहचान ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर अवतल और उत्तल कहाँ से बना था। अवतल और उत्तल कहाँ से बना? गोलीय दर्पण से। अच्छा, यह एक गोलीय दर्पण है, अभी हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इस गोलीय दर्पण को यदि बीचे बीचे ऐसे काट दिया जाए तो यह काटने वाली रेखा कहलाती है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष या कह सकते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, बीच में एक सेंटर होता है, ये तो बात सब लोग जानते हैं ना। वृत्त में केंद्र होता है। अब इसको वृत्त समझ लीजिए, तो ये क्या कहलाएगी? इसके केंद्र कहलाएगी। अब केंद्र को हम लोग सूचित कर देंगे सी से। क्या चीज से? सी से। अच्छा, हम सही दर्पण के रूप में आगे पढ़ रहे हैं, तो इस वाला पॉइंट को हम सब कहेंगे यह गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, गोलीय दर्पण को बीचे बीच काटने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे या प्रधान अक्ष कहेंगे। अब सुनिए, यहाँ यह दर्पण की सतह को जिस बिंदु पर यह प्रधान अक्ष काटेगी, इस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, और इसे P से सूचित करेंगे। क्या चीज से? P से ध्रुव कहेंगे, जिसे P से सूचित करेंगे। बीच वाला यहाँ पर वाला भाग को वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे C से सूचित करेंगे। और एक बात और हो जाएगी, केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या।
वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। हम सब दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण में सीधे त्रिज्या न कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? तो केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, और इसे सूचित किया जाएगा आर से। क्या चीज से? आर से। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण में उसके केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है? क्या क्या चीज देख लिए? मुख्य अक्ष देख लिए, ध्रुव देख लिए, वक्रता केंद्र देख लिए, वक्रता त्रिज्या देख लिए। क्लियर है? एक पॉइंट और है इसमें, वह होता है फोकस। अब फोकस क्या होती है ऐसे देखिए यहाँ से एक दर्पण हम ऐसे बना दिए, बाहर से हम इसको रंग दिए, बाहर से रंग दिए तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये बीच से काट दिए, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष ई वाला बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहलाएगी? एक वक्रता केंद्र कहलाएगी। ये जो मुख्य अक्ष था ना, इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक गुजार दी है हम लोग दर्पण के पास। दर्पण पर ले गए, जब दर्पण पर ले गया, इनने वाला सतह परावर्तक सतह है, तो ऑटोमेटिक यह प्रकाश की किरण इस पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाएगी। तब परावर्तित यह होती है इस दिशा से होती है। यह हो गई एक मुख्य अक्ष के समांतर यह एक आपतित किरण थी जो दर्पण पर आई, दर्पण की सतह से टकराकर यह परावर्तित हो गई। तो ये आई थी तो ये आपतित किरण के चिन्ह बना दिए। ये दर्पण से निकल के वापस लौटी थी तो इसको परावर्तन के चिन्ह लगा दिए कि यह परावर्तित किरण हो गई। अब घटना क्या हुई कि दर्पण पे आने के बाद जब यह परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष जो है इसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर काटती है, या मुख्य अक्ष को काटती हुई परावर्तित होती है। तो यहाँ से हम सब देखेंगे कि मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी ना, यही बिंदु कहलाएगी फोकस। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी यह बिंदु क्या कहलाएगी? फोकस। और इसे सूचित किया जाएगा एफ से। क्या चीज से? एफ से। अब यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि फोकस किसे कहेंगे। तो परिभाषा क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। और फिर यहाँ से एक और नया चीज मिलता है, वह क्या है? फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की यह वाला दूरी, यह दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और इसे हम लोग सूचित करते हैं छोटी एफ से। फोकस दूरी को सूचित करेंगे छोटी एफ से, आप फोकस को सूचित करेंगे बड़ी एफ से। वक्रता केंद्र को सूचित करेंगे सी से। आप वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसे सूचित करेंगे आर से। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नीचा नहीं ना है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए जब ये चित्र दिखाई दे रहा है तो एक बात और रहती ही सीखिए, यह जो फोकस दूरी होती है ना, यह जितना दूरी यह होती है उतना दूरी यह होती है। मतलब वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी बराबर होती है फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी। यह दूरी है यदि 2 सेंटीमीटर, तो कहें कि यह भी बराबर होती है तो यह 2 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ आए थे 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ आए 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से टोटल यहाँ तक देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तब वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी F बराबर R/2, F बराबर R/2, R है वक्रता त्रिज्या 12 और बटा के नीचे 2 आ जाएगा आंसर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यदि क्वेश्चन ऐसे कह दे कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? दुगना कौन होता है? वक्रता त्रिज्या। किसका दुगना? फोकस दूरी का। फोकस दूरी होती है आधी किसकी? वक्रता त्रिज्या की। अब फोकस से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी बराबर होती है फोकस से ध्रुव तक की दूरी। दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर? हम लोग कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य जो बिंदु था उसको देख लिए। क्या क्या देखे? प्रधान अक्ष को देखे। जान गए प्रधान अक्ष क्या होती है? दर्पण को बीच से जो काटती है या दो भागों में बांटती है वह रेखा कहलाती है प्रधान अक्ष। दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु कहलाता है ध्रुव। उसके बाद बताए कि वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहा जाता है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ध्रुव से केंद्र तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य जो बिंदुएं थी उसे देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण। अब सुनिए, आपके सामने यह क्या है? एक अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण। अभी कोई दर्पण नहीं है। दर्पण तब कहलाएगा जब पेंटिंग होगा। अब कौन सा दर्पण है? अब एक बिंदु को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब यहाँ पर क्या बना देंगे? एगो। और यहाँ पर क्या बना देंगे? बना देंगे। अब सुनिए, वक्रता त्रिज्या तो बता दिए ना, कहाँ से कहाँ तक की दूरी? सी से पी की दूरी। तो सी से लेकर के पी तक की दूरी जो हम सब देखेंगे सी पी बराबर कह सकते हैं कि यह आर है। सी पी बराबर आर है। अच्छा, इतने से एफ से लेकर के पी तक, मतलब फोकस से लेकर के पी तक की दूरी को हम कहें आपको कि आप फोकस दूरी कहलाएगी। तो छोटी एफ होगी ना। इतना बात जान गए ना। अब यह बातें हम लोग तनका उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण आपको हम बना दिए, यहीं पे एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। ये बड़का को बन गया, जगह छेक लिया। चलिए यहाँ देखिए, एक उत्तल दर्पण हम बना दिए। उत्तल दर्पण देख रहे हैं ना? यह ना उत्तल दर्पण अभी नहीं है। अच्छा, पहले पेंट कर देंगे तभी उत्तल हो जाएगा। इसका मतलब सीख गए हैं, बढ़िया से सीखे हैं। अब सुनिए, ये है अभी अवतल बन गया था ना, आपको हम उत्तल बना कर दिखाते हैं। उत्तल जब होगा जब इसके अंदर से पेंट होगी। तो अब तो समर्थन में है कि यह अवतल है कि उत्तल है? उत्तल है। समर्थन में है ना। अच्छा, तो उत्तल है तो ये क्या कहलाएगी? इसके मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष कहलाएगी ना। अच्छा, यहाँ पर एक बिंदु बना देंगे फोकस और यहाँ पर बिंदु बना देंगे वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? समझ में नहीं आया? आए इनने बनेगा केंद्र, इनने ना बनेगा। काहे? बीच में केंद्र ना होता। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग पूरा ध्यान केंद्रित करके समझ रहे हैं। गोला जो ऐसा होता है तो इस गोले का हम इतना भाग मिटा दिए हैं, यह भाग ना भी है। तो इस गोला के जब पूरा भाग था ऐसे, तो केंद्र एक एन्ने होगा कि एन्ने होगा? एन्ने ना होगा। तो हम तो एन्ने बना दिए।
तो ये गलत बात हो गया ना। केंद्र बनेगा, इधर में बनेगा केंद्र और इधरे में बनेगा फोकस। समझे? बहुत अच्छा पकड़ लिए आप लोग, एकदम पकड़ बन गया है। अब सुनिए, ये दोनों दर्पण के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे समतल दर्पण के सामने वस्तु रखते थे ना, तो उसके प्रतिबिंब की अध्ययन किए ना समतल दर्पण में, उसी तरह से हम लोग अवतल दर्पण के सामने भी वस्तु रखेंगे और उत्तल दर्पण के सामने भी वस्तु रखेंगे और दोनों दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे बारी बारी से, पहले अवतल फिर उत्तल। तो थोड़ा सा यहीं पे देख लीजिए कि वस्तु को हम लोग किन्ने रखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण में बनेगी, यह बात देखना है। तो सुनिए, ये अवतल दर्पण है, तब वस्तु इन्ने रखेंगे कि इन्ने रखेंगे? मतलब सी आ एफ लिखल है इधर की इधर, ये हो गया पछुत्ती में ना, आई हो गया अगुत्ती में। तो ऐना के हम सब पछुत्ती में देखते हैं कि अगुत्ती में? तब वस्तु कहाँ रखा जाएगा? वस्तु कहाँ रखेंगे? तो दर्पण से इन्ने रखेंगे, इन्ने नहीं ना रखेंगे। ये बात समझ गए? तो यहाँ दर्पण है, ये दर्पण है, तब वस्तु को इन्ने रखेंगे कि इन्ने रखेंगे? अच्छा, एम सी एफ से हटा देते हैं, सी या एफ लिखल है इधरे ना रखेंगे, इन्ने रखेंगे। हाँ, क्या है कि एकर अगुत्ती इन्ने है ना, आप पछुत्ती इन्ने हो गया, इसका अगुत्ती इन्ने हो गया। मतलब जिन्ने रंगल है उन्ने नहीं रखना है वस्तु, वस्तु किधर रखना है? जिधर परावर्तक सतह है उधर हम लोग वस्तु को रखेंगे, तब उससे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले एक बार में अवतल को समझ लेते हैं और तब उत्तल को समझेंगे, न तो एक बेर में दोनों रहेगा तो समझ में नहीं आएगा।